अब महाराष्ट्र में प्रॉपर्टी एजेंट बनने के लिए एग्जाम देना जरूरी होगा। रियल एस्टेट एजेंटों को अब परीक्षा से गुजरना होगा। इस बात की घोषणा महाराष्ट्र रेरा ने की है। रेरा ने कहा है कि जो इस परीक्षा को पास करेगा वही प्रमाणिक तौर पर एजेंट का काम कर सकेगा। इसके लिए खुद महाराष्ट्र रेरा परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। रेरा की माने तो जो एजेंट परीक्षा पास कर पाएंगे वो ही प्रॉपर्टी एजेंट के तौर पर काम कर पाएंगे। इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य एजेंटों को नियमों की जानकारी देना है। रेरा का मानना है कि एजेंट्स को रियल एस्टेट के नियमों और कानून की बेसिक जानकारी होना बहुत जरूरी है। मौजूदा एजेंट्स को भी इस एग्जाम से गुजरना होगा और 1 सितंबर तक प्रमाण पत्र हासिल कर लेना होगा। महाराष्ट्र में फिलहाल करीब 38,000 प्रॉपर्टी एजेंट्स हैं। इन एजेंट्स के लिए रेरा से रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया गया है। एजेंट्स के लिए परीक्षा का आयोजन ऑनलाइन होगा और इसके लिए रेरा ने IBPS यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के साथ एग्जाम के लिए करार किया है। एग्जाम के खातिर बेसिक पाठ्यक्रम भी विकसित किया गया है और अगले महीने यानी कि फरवरी से ही रेरा एजेंट्स के लिए ट्रेनिंग शुरू कर देगा। प्रॉपर्टी एजेंट्स के लिए एग्जाम देना इसलिए भी जरूरी होगा क्योंकि रेरा केवल वैध प्रमाण पत्र वाले एजेंट्स को ही अपने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की अनुमति देगा। रेरा ने अपने सर्कुलर में कहा है कि रियल एस्टेट एजेंट सार्वजनिक चेहरा होते हैं, प्रमोटर्स और घर खरीदारों के बीच की मध्यस्थता करवाते हैं, इसीलिए उन्हें नियामक ढांचे का ज्ञान देना बहुत जरूरी है। सर्कुलर में आगे कहा गया है कि रियल एस्टेट एजेंट्स के बीच एक निश्चित स्तर की स्थिरता लाने के लिए और नियामक और कानूनी ढांचे के बारे में ज्ञान और जागरूकता बढ़ाने के लिए ये एग्जाम जो है ये जरूरी है। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं इस मसले पर बातचीत करने के लिए। रेरा एक्सपर्ट राजेंद्र कुकरा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट स्टेप है सर, और इनफैक्ट जी बिजनेस पे जब हम कभी भी इस मसले पर चर्चा करते हैं तो हमारी भी ये डिमांड रही है, जो एक्सपर्ट्स आते हैं उनका भी ये नजरिया रहा है कि जो एजेंट्स हैं, जो बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी हैं ग्राहक और पूरे रियल एस्टेट की, उनके लिए आप कोई एग्जाम दीजिए, उनके लिए सर्टिफिकेशन रखिए। कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं सर इसे? नहीं, देखिए दीपक जी, ये बहुत अच्छा स्टेप है और बहुत महत्वपूर्ण है। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये नोटिफिकेशन आने से पहले क्या प्रोविजन था और इस नोटिफिकेशन का इम्पैक्ट क्या होगा। देखिए, पहले प्रोविजन था कि आपको रियल एस्टेट एजेंट बनना है तो रजिस्टर होना है, उसकी फॉर्मेलिटी होती है, सेक्शन 9 रेरा एक्ट प्रोवाइड करता है। फिर रूल 11 प्रोवाइड करता है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है जो आपको फिलअप करके रजिस्ट्रेशन का समय देनी है। रूल 12 बोलता है कि आपका रिजेक्शन होगा एप्लीकेशन या एक्सेप्ट होगा। रूल 13 बोलता है कि आपका रिन्यूअल के समय क्या प्रोसेस है, और उसकी पेनल्टी भी सेक्शन 62 प्रोवाइड करता है। तो ये तो अभी तक प्रोविजन था, लेकिन बेसिक डिफरेंस जो ये सर्कुलर आने के बाद ये होगा कि जो भी रियल एस्टेट एजेंट अपने आप को रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं उनके लिए एक ऑनलाइन एग्जाम होगा। देखिए, ये ऐसा हो गया कि एक डायरेक्ट आप फाइनल नहीं खेलेंगे, नॉकआउट मैच खेल के आपको जाना पड़ेगा टू शो योर कैपेबिलिटी एंड स्किल। अब ऑनलाइन एग्जाम जो होगा उसके अंदर डेफिनेटली रियल एस्टेट से रिलेटेड क्वेश्चनरीज होगी। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप वो पास नहीं कर पाएंगे। पास नहीं कर पाएंगे तो आप रजिस्टर्ड एजेंट नहीं बनेंगे। तो इस सर्कुलर का सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा कि जो होम बायर है वो किसी कॉम्पिटेंट पर्सन से मिलेंगे, स्किल पर्सन से मिलेंगे, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि होम बायर को कैसे सेल किया जाए वो मिलेंगे। तो इन सब का एक मोटा मोटी एडवांटेज ये होगा कि होम बायर उन एजेंट से मिलेंगे जिनमें स्किल है, जिनमें यूजफुलनेस है, जिनमें कॉम्पिटेंसी है। अदरवाइज आप आज अभी के सिनेरियो में देखेंगे तो हर गली में, हर स्ट्रीट में आपको रियल एस्टेट एजेंट की शॉप मिल जाएगी। कोई भी आपको इंट्रोड्यूस करा देगा, अपना कमीशन ले लेगा, बट कॉम्पिटेंसी है या नहीं अपने को नहीं मालूम है। सो देयरफॉर ये जो स्टेप लिया गया है, एक लेक्यूना था, उसको वो कंप्लीट कर देगा। ये एक तरह से एंट्रेंस एग्जाम है आपका, जो हर जगह होता है। तो ये बहुत अच्छा स्टेप किया है। बिल्कुल सर। और दीपक जी, इसमें एक सर्कुलर के अंदर एक चीज बहुत अच्छी की इन्होंने, हाँ, कि आपको ही नहीं, जो रियल एस्टेट एजेंट है आपको ही नहीं, वो हर इंसान जो होम बायर से डायरेक्टली सेल बाय करने की डील करेगा उसको भी रजिस्टर होना है। ये एक बहुत अच्छी चीज है। अदरवाइज तो आप किसी से मिल लेते हैं, सेल एजेंट हो गया, मार्केटिंग वाले हो गए, आप उनसे मिलते हो, वो अपनी एक चेकलिस्ट लेके बैठते हैं। लेकिन ये प्रोविजन आने के बाद में डेफिनेटली एक बहुत अच्छा स्टेप है जिसमें स्किल, यूजफुलनेस, कॉम्पिटेंसी, इन सब चीजों को लेके एजेंट को रजिस्टर करेंगे। तो आप जिनसे मिलेंगे
उनको कुछ तो नॉलेज है। बिल्कुल। अब जो ये तो इस रही तरह सर से होम बायर व्यवहार की बात। यस सर, अब ये तो रही होम बायर की बात कि होम बायर जिससे हाँ, मिल रहा है, अब वो एक तरह से सर्टिफाइड है, स्किल्ड है, कॉम्पिटेंट है। लेकिन मैं तो इसको दूसरे नजरिए से भी देख रहा हूं, आपका इस पे टेक जरूर चाहूंगा। इसमें जो रियल एस्टेट का जो पूरा का पूरा एक ब्रांडिंग होगी, क्योंकि एक ट्रस्ट डेफिसिट रहा है। अगर आप एक गलत होम बायर से एजेंट से मिलते हैं तो पूरा का पूरा रियल एस्टेट के बारे में गलत अवधारणा जो है वो ग्राहक के मन में पैदा हो जाती है, तो एक ट्रस्ट डेफिसिट पैदा होता है। तो अगर सही जानकारी देने वाला सर्टिफाइड है, सही जानकारी दे पा रहा है, तो पूरा का पूरा रियल एस्टेट की ब्रांडिंग भी अच्छी होगी सर। बिल्कुल डेफिनेटली। देखिए अब नॉर्मली कहा जाता है कि कभी सब्जी चावल बनाते तो पूरे सब चावल या सब्जी को नहीं देखते हैं, किसी एक दो को देखते हैं। तो इसी तरह से सिमिलरली एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, वो कहावत यहाँ यूजफुल होती है। लेकिन ये होने के बाद में डेफिनेटली एक ऑब्लिगेशन बढ़ जाता है, प्रोफेशनलिज्म आ जाता है। आज इस रियल एस्टेट एजेंट के अंदर प्रोफेशनलिज्म की बहुत कमी है। ये आने से प्रोफेशनलिज्म जहाँ आ जाता है, वहाँ डेफिनेटली एक ब्रांडिंग, ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप जिन लोगों के साथ डील कर रहे हैं उनको एक सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी मिला हुआ है अंडर ए रेगुलेशन। तो एक बहुत बड़ी ब्रांडिंग होगी, एक ट्रस्ट। आप जैसे किसी प्लेन में बैठते हैं, पायलट से आप सर्टिफिकेट नहीं पूछते हैं, लेकिन एक ट्रस्ट रहता है कि जो भी वो चला रहा है वो एक एक ऑथराइज्ड है, कॉम्पिटेंट है। वही चीज एक ब्रांडिंग आगे बढ़ेगी। और आज नहीं, आज के 4-5 साल बाद में डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ी चीज होगी जिसमें होम बायर का एक कॉन्फिडेंस रहेगा। जिस चैनल से वो जा रहे हैं, जिन लोगों से वो मिल रहे हैं, उन पे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और एक पूरे रियल एस्टेट मार्केट की एक तरह से ब्रांडिंग, एक इमेज अलग तरह से दिखेगी। जो एब्सोल्युटली। चीटिंग, धोखा, वो चीज मेरे को लगता है कम होगी। वो ट्रस्ट लोगों का ज्यादा बढ़ेगा इस पर। बिल्कुल तो बिल्कुल सर। डेफिनेटली इस पर रियल एस्टेट मार्केट की ब्रांडिंग होना ही है। बिल्कुल, और ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, होम बायर के लिए भी और रियल एस्टेट के लिए भी। और एक दूसरे का ट्रस्ट दोनों को चाहिए, वो मिलेगा। मुझे लगता है सर बहुत अच्छी नजीर है, बाकी जगह भी लागू होनी चाहिए। डेफिनेटली आप देख लीजिए, आप एनसीएलटी होता है, वहां पे भी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो पास करते हैं, अपॉइंट करते हैं। आप हर किसी में भी देख लीजिए। तो ये एक चीज है जहां पे कहीं इन्वेस्टमेंट होता है। होम बायर अपनी हार्ड एंड मनी, एंटायर लाइफ की मनी को इन्वेस्ट करता है और वो अनप्रोफेशनल लोगों से फंस जाता है, लिटिगेशन चालू हो जाते हैं। लेकिन जब वो प्रोफेशनल लोगों से डील करेंगे, एक रेगुलेटरी ऑथोरिटी के गाइडेंस के अंदर उनको कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट दिया है, तो उनसे डील करने पे एक इन्वेस्टमेंट का सही यूज होना, सही इन्वेस्ट होना, सिक्योर सेफ होना, एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो ये जो एक एग्जाम की बात रहती है, ये डेफिनेटली हर जगह होना चाहिए। जहां पे भी एक सॉलिसिटिंग का कोई भी चीज होता है, आप मार्केटिंग की कोई चीज होती है, तो उसमें एक कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बढ़ेगा। तो मेरा ये मानना है कि ये जो एग्जाम वाली चीजें हैं, डेफिनेटली हर जगह, दूसरी जगह भी होनी चाहिए, जिससे एक फेथ, कॉन्फिडेंस, प्रोफेशनलिज्म, हर चीज बढ़ेगी और विन विन सिचुएशन सब लोगों के लिए रहेगी। एब्सोल्युटली सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकाला। और बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात आपने जो कही, जो प्रोफेशनलिज्म आएगा और जो ट्रस्ट डेफिसिट, जो एक बड़ा पेन पॉइंट रहा है रियल एस्टेट का, होम बायर और रियल एस्टेट के बीच में, वो कम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकालने के लिए सर। थैंक यू दीपक जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक और मसले की। लेकिन उससे पहले ज़रा आपको कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं जोशीमठ की, और उस पर ज़रा चर्चा कर लेते हैं कि वहाँ पर स्थिति कैसी है। जोशीमठ का संकट हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड के जोशीमठ में केवल 12 दिन में 5.4 सेंटीमीटर की तेजी से जमीन धंस गई। यानी कि 12 दिन में 5.5 सेंटीमीटर जमीन धंस गई। इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने कुछ सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं, जिनसे साफ पता चलता है कि कैसे शहर धीरे धीरे जमीन में धंस रहा है। आने पर जमीन तेजी से धंसने की घटना 2 जनवरी 2022 से शुरू हुई थी, और जो तस्वीरें हैं उसका आकलन किया इसरो की इस एजेंसी ने, और उसके बाद ये सब जो डेटा हैं, डिटेल्स हैं, वो जारी किए गए हैं। इसरो ने यह भी पाया कि अप्रैल से नवंबर 2022 के बीच धंसने की जो दर थी वो बहुत कम थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि अप्रैल और नवंबर 2022 के बीच
7 महीने की अवधि में जोशीमठ शहर के भीतर 9 सेंटीमीटर तक की धीमी धंसान दर्ज की गई। इस बीच सरकार भी लगातार एक्टिव है और कई फैसले ले रही है। जोशीमठ में जमीन धंसने की वजहें हैं, उनकी पता लगाने की कोशिश की जा रही है और यहां जमीन धंसने के लिए यहां चल रही जिन परियोजनाओं को प्रथम दृष्टया जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, वहां पर भी रोक लगा दी गई है। यहां जमीन धंसने के लिए बिजली कंपनी एनटीपीसी मसलन इसको जिम्मेदार है या नहीं, इस पर अभी बातचीत चल रही है, जांच चल रही है, लेकिन सरकार अब इसकी जांच कर रही है। इसके लिए 8 संस्थाओं को तैनात भी किया गया है। दूसरी तरफ आज राज्य की कैबिनेट ने जोशीमठ पर एक विशेष बैठक की और बैठक में जोशीमठ के लोगों के पुनर्वास को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने 45 करोड़ की आर्थिक सहायता को मंजूर किया और इसके साथ ही 5 जगहों को पुनर्वास के लिए कैबिनेट ने बाकायदा चिन्हित भी किया है। साथ ही परिवारों को दिया जा रहा जो शुरुआती मुनाफा था 4,000 रुपए जो किराया के रूप में दिए जाने थे, उसको 5,000 कर दिया गया है और 6 महीने के लिए जोशीमठ के लोगों का बिजली और पानी का बिल माफ कर दिया गया है। ये कैबिनेट के कुछ फैसले हैं, लेकिन इन तमाम फैसलों के इतर जो सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं वो क्या कहती हैं, जरा इसका वैज्ञानिक विश्लेषण आज हम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें और वो तस्वीरें क्या कह रही हैं और उसका कंपैरिजन भी हम करके दिखाएंगे। आप हर जगह सुन रहे होंगे कि 5.5 सेंटीमीटर जोशीमठ धंस गया 12 दिनों में। इसका मतलब क्या है? देखिए, जो 2 तस्वीरें बड़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी तस्वीरों पे हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट तस्वीरें जो आई हैं इसरो की तरफ से वो ये पहली है। सब्सिडेंस जोन आपको दिख रहा होगा, ये जो पीली रेखा है इसके अंदर का ये जो पूरा इलाका है जो कि भू धंसाव का क्षेत्र है, जिसको सब्सिडेंस जोन कहा जा रहा है, यानी कि ये धंसा है। अब अगर आप देखेंगे इसका जो क्राउन यानी कि ऊपर की तरफ है, ये सकरा है और नीचे फैल रहा है, यानी कि इसरो ने जो अपने सैटेलाइट्स के माध्यम से इसकी जो स्टडी की है उसके मुताबिक ये 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर धंस गया। अब देखिए इसका मतलब क्या है, 5.4 सेंटीमीटर धंसने का मतलब क्या है 12। अगर मैं आपको 2 शहरों से कंपेयर करके बताऊं जिनको फास्टेस्ट सिंकिंग सिटीज ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है, पहला है जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी, और दूसरा मेक्सिको सिटी। जकार्ता का अगर आप सिंकिंग रेट देखेंगे तो अलग अलग आंकड़े हैं, लेकिन मोटा मोटा जो एक ऑथेंटिक आर्टिकल्स के रूप में पब्लिश हो चुका है उसमें 1 से 15 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से जकार्ता धंस रहा है। कारण वही है, देखिए मैं आपको बताता हूं, कारण उसके थोड़ा सा ग्लोबल वार्मिंग से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि लोगों ने वहां पर जो ग्राउंड वाटर है उसका दोहन किया, उसकी वजह से वहां पर तेजी से वो धंस रहा है जकार्ता। तो वो भी 15 सेंटीमीटर, अगर हम अपर रेंज भी माने तो 15 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से धंस रहा है, लेकिन यहां पर ये 12 दिनों के भीतर 5.5 सेंटीमीटर धंस जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि रफ्तार जो धंसने की है वो क्या है। इसी तरह से मैक्सिको सिटी से अगर आप कंपेयर करेंगे तो मैक्सिको में अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, लेकिन जो सर्वमान्य है वो ये कहा जाता है कि ऑन एन एवरेज 30 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से वो मैक्सिको सिटी धंस रही है। लेकिन आप रफ्तार अगर 12 दिनों के हिसाब से देखेंगे तो कहीं ज्यादा जमीन धंसती हुई नजर आ रही है जोशीमठ में। ये तो है जो फास्ट हमने 12 दिनों का दिया है आंकड़ा इसरो ने। अब जरा दूसरी तस्वीर दिखाते हैं आपको, और ये 7 महीने का पीरियड है। ये आप देखेंगे, ये अगेन ये जो सब्सिडेंस जोन है पीले, उसमें इसमें भी आप देखेंगे कि क्राउन और नीचे का अगर आप देखेंगे तो अंदाजा लगा सकते हैं कि किस रूप में धंस रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरा इलाका जो है ये जोशीमठ की प्राइम लोकेशन है। यहाँ की रिहाइश जो है सबसे ज्यादा इसी इलाकों में, इंपॉर्टेंट जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, चाहे वो सिविल एस्टैब्लिशमेंट्स हो या आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के, वो इसी इलाके में आते हैं। इनफैक्ट नरसिंह मंदिर भी जो है, जो रिलीजियस सिग्निफिकेंस का है, वो भी इसी एरिया में है। तो ये कितना धंसा? ये 8.9 यानी कि 9 सेंटीमीटर 7 महीनों में धंसा है। यहां पर भी आप रफ्तार देखेंगे तो ये नजर आती है प्रथम दृष्टया मैक्सिको और जो आपकी जकार्ता है उस सिटी से भी ज्यादा फिलहाल नजर आती है। तो कुल मिला के हम पेस अगर देखें तो बहुत बड़े संकट में इस वक्त जोशीमठ खड़ा हुआ है। थोड़ा और इसका विश्लेषण करते हैं। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं जिन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला है। डॉक्टर यशपाल सुंद्रियाल सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जाने माने भूगर्भ शास्त्री हैं। सुंद्रियाल सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू, आपने जी बिजनेस के दर्शकों के लिए वक्त निकाला। सर, ये जो तस्वीरें हैं ये क्या कहती हैं, और कारण कुछ
इसमें स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन मोटा मोटा कहा जा रहा है कि शायद अंडरग्राउंड मटेरियल मूवमेंट का जिक्र है। कुछ हम इस वक्त कह पाने की स्थिति में हैं कि धंसाव की असल वजह क्या है सर? देखिए, ऐसा है, धंसाव की असल वजह तो ये है कि पूरा का पूरा जोशीमठ शहर एक पुराने लैंडस्लाइड पे बैठा हुआ है और लैंडस्लाइड के नीचे जो रॉक है उसके ऊपर कम से कम ये 100 मीटर या से लेकर के 150 मीटर तक का मलबा जो है वो है, और उसके ऊपर जोशीमठ शहर बसा हुआ है। अब जोशीमठ शहर में जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं या सैटेलाइट से जो आ रही हैं, जो सबसे ज्यादा थिकली पॉपुलेटेड एरिया है वहां पे धंसाव ज्यादा हो रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस जगह पे वेट ज्यादा है, और भू धंसाव तब होता है कि जब जो है पानी वहां पेनिट्रेट करे। कई डिबेट टीवी पे चली हैं और हमने इस बात को पहले भी कहा कि वहां पे जब जोशीमठ शहर जब वो एक गांव था और गांव से थोड़ा बड़ा हुआ तो 1970 के दशक में भी वहां पे दरारें आई, और उसके बाद एक मिश्रा कमीशन बना था, उसने अपनी रिपोर्ट दी और कहा कि जोशीमठ में आरसीसी के स्ट्रक्चर नहीं बनने चाहिए, ये पुराने भू स्खलन पे पुरानी लैंडस्लाइड में बसा हुआ है। लेकिन उन रिकमेंडेशन को किसी ने नहीं देखा, और आज जो है जोशीमठ ही नहीं, कई और भी हमारे छोटे छोटे मोटे शहर हैं। उदाहरण के लिए जोशीमठ है, कर्णप्रयाग है, हमारा गोपेश्वर है, ये जो है पैलियो लैंडस्लाइड पे बैठे हुए हैं छोटे छोटे शहर हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारा पूरा हिमालय में, मैं खाली अगर उत्तराखंड की बात करूं तो हमारे जो गांव हैं वो गांव भी जो है वैली के मिड स्लो पे बैठे हुए हैं, उन जगह पे जहां से ऊपर से मटेरियल टूट के आया और वो रुक गया, वहां पे लोगों ने अपने मकान बनाए, लेकिन उसके एक अपनी बियरिंग कैपेसिटी होती है। जी हाँ। अब जब आप लोड बढ़ जाएगा तो फिर वो या तो लैंडस्लाइड होगा या पानी लोग इस्तेमाल करते हैं, ड्रेनेज की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। जोशीमठ में तो ड्रेनेज की बहुत अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए थी, उसके सरफेस पे कहीं से भी जो है पानी नीचे जमीन के अंदर नहीं जाना चाहिए था। अब उसमें होता क्या है कि जमीन के अंदर जो छोटे छोटे ग्रेन होते हैं क्ले के, सिल्ट के, सैंड के, वो और नीचे चले जाते हैं और वहां पे एक वैक्यूम सा बन जाता है। उस वैक्यूम को ऑक्युपाई करने के लिए जो बड़े बोल्डर हैं जिनके ऊपर स्ट्रक्चर्स हमारे मकान बने हुए हैं, वो उसको पूरा करने के लिए उसकी तरफ जो है झुकते हैं। ये ग्रेविटी का एक सिद्धांत है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है। बिल्कुल कि नीचे की तरफ जो है लोड को ग्रेविटी अट्रैक्ट करती है, स्वाभाविक, और ये उसी का नतीजा है कि जो मकान में दरारें आ रही हैं। और हो सकता है कि ये जो हमारा आज उन्होंने वेलोसिटी इसकी निकाली है ये आगे बढ़े, क्योंकि अगर बरसात हुई तो जो क्रैक्स हैं उनके अंदर से भी पानी। मैं सर आऊंगा, जो अभी इसके बाद आने वाला खतरा है मैं उस पर आऊंगा, लेकिन इस वक्त एक बहस चल रही है और वो बहस चारों दिशा में चल रही है कि क्या जो जोशीमठ के नीचे जो टनल्स बनाई गई क्या उसका कोई रोल है या नहीं है। मैं कारण पढ़ रहा था कि क्यों एक जमीन धंसती है, तो उसमें कई रीजंस मुझे पता चले। उसमें से एक रिमूवल ऑफ वाटर, जैसा मैंने जकार्ता का एग्जांपल दिया, उसमें भी एक रीजन आया है कि वहां पर ग्राउंड वाटर का दोहन हो गया, जमीन शहर नीचे धंसने लग गया, या आपने ऑयल निकाल दिया या नेचुरल रिसोर्सेज आपने नीचे से निकाल दिए। क्या हम इस वक्त ये कह पाने की स्थिति में हैं कि चूंकि हमने नीचे एक नेचुरल रिजर्वायर को पंचर कर दिया था, जिसकी वजह से टनल बोरिंग मशीन अभी तक फंसी हुई है वहां, क्या उसकी वजह से भी ये धंसाव तेज हुआ? देखिए, ऐसा है कि पहाड़ में हमारे पास ग्राउंड वाटर वैसा नहीं होता जैसे कि हमारे पास देहरादून में है या ऋषिकेश में है। ऐसा पहाड़ में ग्राउंड वाटर नहीं होता है, लेकिन ये जरूर होता है कि जो जोशीमठ की जो चट्टानें हैं, जो रॉक्स हैं, उनमें भी वो भी जो है ग्राउंड वाटर को बेयर नहीं कर सकती। लेकिन एक कंडीशन होती है कि उन रॉक्स में अगर कोई फ्रैक्चर और क्रैक हैं तो उन फ्रैक्चर और क्रैक्स के डेवलप होने के कारण पानी उसके अंदर घुस जाता है, और वो अगर कहीं पंक्चर हो गया, डायनामाइट से डिस्टर्ब हो गया या मशीन से पंक्चर हो गया, तो वो पानी जो है आ सकता है, जिसको कि आप ग्राउंड वाटर के रूप में कह सकते हैं। लेकिन एज इट इज
जो हमारा ग्राउंड वाटर जैसे प्लेन्स के एरिया में होता है, ऐसा ग्राउंड वाटर हिल में नहीं होता है। हमारे पास नेचुरल स्प्रिंग्स हैं, वो नेचुरल स्प्रिंग्स का पानी जो है वो नीचे जा सकता है। तीसरी बात ये होती है कि कुछ जो हमारे सरफेस के ऊपर के झरने थे जो या स्प्रिंग्स थे, वो अर्थक्वेक के कारण या डिस्टरबेंस के कारण अंडरग्राउंड हो सकते हैं और वो पानी अंदर जा रहा हो, क्योंकि इसकी जब तक पूरा अध्ययन नहीं किया जाता तब तक इसके बारे में जो है हम कुछ भी नहीं कह सकते कि ये पानी कौन सा पानी है। ये भी हो सकता है कि कोई जो सरफेसियल सोर्स था वो अंडरग्राउंड हो गया हो, और ये भी संभावना है कि अगर वास्तव में जो है जो एनटीपीसी है उन्होंने अगर डायनामाइट यूज किया हो तो उससे जो जर्किंग, जो लोकल सेकिंग, लोकल अर्थक्वेक जो पैदा हुए होंगे, उसके कारण जो है कोई सोर्स पानी का अंडरग्राउंड हो गया होगा और उससे पानी जो है नीचे भर रहा है। एब्सोल्युटली सर। अच्छा, अब जो हमारे पास सर जो इसरो की जो पिक्चर्स हैं, उसके बाद जो मैंने डेटा अपना अध्ययन किया हमारी टीम ने, और जैसा मैंने जकार्ता और मेक्सिको से भी कंपेयर किया, इस वक्त हम इन डेटा के आधार पर ये कह सकते हैं कि जोशीमठ इस वक्त फास्टेस्ट सिंकिंग सिटी ऑफ द वर्ल्ड है। तो क्या अगर हमने कुछ नहीं किया अभी, क्या हम इस रफ्तार को और बढ़ता हुआ देखेंगे सर? खतरा बड़ा होता जाएगा? दरअसल में जैसे आप कह रहे हैं ना कि जो जकार्ता का और मैक्सिको का आपने उदाहरण दिया, वहां पे और यहाँ पे जो है, जो अब हम ये बात कर सकते हैं कि जो भूगर्भीय जो हमारी स्थिति है वो अलग अलग है। हिमालय जो है वो, उसमें जैसे मैंने आपसे कहा कि ऐसा ग्राउंड वाटर नहीं है, लेकिन हिमालय में हमारे पास नेचुरल स्प्रिंग्स हैं। नहीं, बिल्कुल सर। सर वहां पर तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि चलिए ग्लोबल वार्मिंग का वहां पर असर है, क्योंकि जकार्ता जितना सिंक हो रहा है उतना वहां पर सी लेवल भी बढ़ रहा है, वो हम कह सकते हैं। यहाँ तो ग्लोबल वार्मिंग के तो अपरोक्ष रीजन है, लेकिन मैनमेड तो सीधा सीधा नजर सामने आ रहा है कि हमने खुद अपने हाथों से ऐसी स्थितियां पैदा कर दी। तो क्या हमारे लिए खतरा बड़ा होता जा रहा है सर? ये एंथ्रोपोजेनिक हमारा जो जोशीमठ की समस्या है, और जिस कैलेमिटी से इस समय पूरा उत्तराखंड जो है वो जूझ रहा है जोशीमठ की समस्याओं से, उसका एकमात्र कारण ही जो है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, मानवीय जो गलतियां हैं वो है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपको जाना भी है, आपने हमारे लिए ये वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के लिए थैंक यू सो मच। हाँ जी, हाँ जी, बातें तो आपसे बहुत करनी थी सर, अच्छा लग रहा था, लेकिन आपके दूसरे कमिटमेंट्स भी हैं, हम आपको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच सर इस विश्लेषण के लिए आपका। चलिए अब एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, और ब्रेक के उस पार हम एक और महत्वपूर्ण खबर पर विश्लेषण करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो फ्रॉड के नए नए तरीके हैं ये किस तरह से अपना रूप बदल रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे FedEx के नाम पर कैसे धोखाधड़ी की जा रही है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया 360। शहद शुद्ध न हो तो शहीद कर देता है आपकी सेहत को। प्योरिटी के 100 से अधिक पैरामीटर्स पर खरा है पतंजलि हनी। पतंजलि हनी, प्योरिटी की 100% गारंटी। फ्रेंड्स, मैं कुछ खुशखबरी आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला, हमने हमेशा की तरह इस बार भी अच्छा परफॉर्म किया है। हमें क्या मिलेगा? दूसरा, हम एम्प्लॉय बेनिफिट में इन्वेस्ट करेंगे। अरे अब बता भी दो क्या मिलेगा। और तीसरा, हम LIC के ग्रुप फंडेड प्लान्स में इन्वेस्ट करेंगे। अरे सब कुछ मिलेगा। अब लीव एनकैशमेंट, ग्रेचुटी और पेंशन के साथ हमारा भविष्य सुरक्षित है। जी हाँ, LIC पेंशन एंड ग्रुप स्कीम में ही है एम्प्लॉइज का असली फायदा। हिंदी, उर्दू, पंजाबी, भोजपुरी में जीनियस। अच्छा, शहर कौन सा? सही सवाल, गलत जगह। सही जगह है ग्लोब कैपिटल, जहां पर आपको मिलेंगे अवार्ड विनिंग रिसर्च बेस्ड आइडियाज, अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने की सुविधा। ग्लोब कैपिटल, मनी मस्ट ग्रो। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। How is natural resource accounting different from the traditional way? It will give a more comprehensive picture. We produce value of goods and services, how much resources we consume, and because that cost is never taken into account, and we take it for granted, and it is getting depleted.
गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, निर्माण का रियल हीरो। अपने बिग बॉस जब एमडी थे तो हमारा भी ख्याल रखते थे। और हमारे प्रिंस साहब तो अपने परिवार का इंश्योरेंस कराने में ही बिजी हैं। अरे बिग बॉस साहब अपने परिवार का टर्म इंश्योरेंस कराने में ही बिजी हैं। आखिर ऑफिस भी तो हमारा परिवार ही है। Let's close the deal. थैंक यू। वर्मा जी, इस प्रिंस के साथ चाय पियोगे? अरे सर, LIC's ग्रुप टर्म एश्योरेंस प्लान, रखे आपके ऑफिस फैमिली का ख्याल। रजनीगंधा वायर्स एंड केबल्स, कनेक्टिंग पीपल टू पावर। You people are being trained towards the ethical practices to follow it. सीए के अंदर किसी ने कोई गलत काम किया है और he tries to influence you, you should not be influenced. Presented by Committee for Members in Industry and Business, the Institute of Chartered Accountants of India. Sunday, 11:26 a.m. only on Zee Business. सुरेश जी भैया, प्लीज इसका ख्याल रखना। जी जरूर। अच्छा, 2 दिन गांव क्या जा रहे हो तो इतनी चिंता हो रही है? हमारे बारे में कभी सोचते हो ऐसे? अरे सब अच्छा ही होगा। मेरे रिक्शा यूनियन ग्रुप ने LIC का ग्रुप माइक्रो टर्म इंश्योरेंस प्लान जो लिया है। पापा! अरे वाह, अब चाहे जो भी हो घर के पहिए चलते रहेंगे। LIC का ग्रुप माइक्रो टर्म एश्योरेंस प्लान, परिवार का भविष्य रखे सुरक्षित। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए आपको एक और सीरीज जो फ्रॉड कैसे कैसे हमने एक सीरीज चलाई है उसमें एक और फ्रॉड का तरीका आज आपको बताते हैं। आपको एक दिन अचानक फोन कॉल आता है जिसमें बताया जाता है कि आपने कुरियर भेजा था जिसमें गैर कानूनी सामान मिला है। आपको यह भी बताया जाता है कि पुलिस इसकी जांच कर रही है। जब आप कहते हैं कि आपने कोई पार्सल भेजा ही नहीं तो ठग ये कहकर आपको चिंता में डाल देते हैं कि आपके आधार कार्ड का मिसयूज हुआ है। फोन पर इस तरह की बात सुनकर शायद आप घबराने लगें और आपके इसी डर के सहारे जालसाज आपको ठगने की पूरी साजिश रचते हैं। जालसाज आपके सामने कुछ ऐसी पिक्चर तैयार करते हैं, कुछ ऐसा माहौल बना करने की कोई गुंजाइश ही ना रहे। कुछ इसी तरह का मामला हुआ है गीतिका रुस्तगी नाम की महिला के साथ। कैसे हुआ ये फ्रॉड, जालसाज आपको अपने जाल में फंसाने के लिए क्या क्या और किस स्तर पर जाकर काम कर रहे हैं, पूरी बात खुद गीतिका से ही समझते हैं जो हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुकी हैं। गीतिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये पूरी कहानी शुरू होती है फेडेक्स के कुरियर से जुड़े हुए कॉल से। कैसे आपको इन जालसाजों ने फंसाने की कोशिश की? सर 2-3 दिन पहले मेरे को सुबह 9:45 बजे के करीब एक फोन कॉल आया। ऑटोमेटेड फोन कॉल था, जैसे कॉल सेंटर से आता है कि आपका एक पार्सल है जिसमें आपका आधार अटैच्ड है और वो अब एक किसी कस्टम्स ताइवान कस्टम्स पे फ्लैग हुआ है क्योंकि उसमें कुछ इलीगल चीजें हैं। तो अब आप मेरे पास इसमें ऑप्शन थे कि मैं कस्टमर केयर पे बात करूं या फिर मैं फोन काट दूं। तो मैंने ऑब्वियसली कस्टमर केयर से बात करने की कोशिश करी। तब मुझे पता चला कि मेरा आधार कार्ड यूज किया जा रहा है कि कुछ इलीगल चीज पार्सल करने के लिए बॉम्बे टू ताइवान। तो अब उसमें इलीगल जो निकला वो मतलब काफी उन्होंने जैसे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव ने मुझे बहुत देर काफी शांति से बताया कि अच्छा आप चिंता मत करिए, ये मैं आपको सारी डिटेल्स दूंगी, आपका ट्रैकिंग आईडी ये है और आपके कुरियर में 3 किलो के करीब कपड़े हैं, 11 पासपोर्ट है, 5 क्रेडिट कार्ड्स हैं और 800 ग्राम वीड है जो एक्चुअली इलीगल है, नारकोटिक्स का मामला हो गया है। इसलिए अब आपको पुलिस की सहायता लेनी पड़ेगी, अदरवाइज इससे और कोई तरीका नहीं है बाहर निकलने का। तो आपने कभी इससे पहले कोई कुरियर भेजा था क्या फेडेक्स का, या अचानक से कॉल आया? ये अचानक से कॉल आया। मैंने इससे पहले कोई फेडेक्स को कुरियर नहीं भेजा। मेरा उस समय तभी मुझे एकदम से वो लगा कि मैंने तो कोई कुरियर भेजा नहीं, मैं तो बॉम्बे में रहती भी नहीं हूँ, तो ये फोन कॉल मुझे क्यों आ रहा है। तो आपको क्या लगता है आपका नंबर इन तक कैसे पहुंचा होगा? अब नंबर तो इतना आसान, मतलब
आप हमारे नंबर्स इतनी आसानी से शेयर हो जाते हैं, हम इतनी जगह पे देते हैं अपने नंबर, किसी रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन करा रहे हैं तो भी नंबर देते हैं। बिल्कुल, इतने सारे ये बहुत बड़ा already इश्यू call है कि centers हमारे के पास नंबर हमारे कहाँ कहाँ हैं हमें खुद नहीं पता। इनफैक्ट बहुत सारी रिपोर्ट्स कहती हैं, हमने बताया कि डार्क वेब में आपके नंबर्स, ईमेल सब कुछ बिक रहा है और उस पर कोई लगाम लग नहीं पाई है। कब लगेगी ये कौन जाने, लेकिन ये बड़ा इशू है। देखिए, गीतिका के इस पूरे केस से आपको समझना है कि कैसे जालसाज आपको फंसाते हैं। अब जरा सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा इस पूरे मसले का समझिए। जो साइकोलॉजिकली गीतिका को ट्रैप में लेने की कोशिश की गई, गीतिका को यह समझाने की कोशिश की गई कि ये पुलिसकर्मी बन के आपको कॉल किया गया, पुलिसकर्मी की शायद आपको आईडी भी दी गई कि किस पुलिसकर्मी के साथ आपको मिलना, ये जरा बताइए। हाँ, जो पहली बात हुई थी वो तो कस्टमर एग्जीक्यूटिव के साथ बात हुई थी, तो उसने मेरे अपने आप ही उन्होंने बोला कि हम ही आपका कॉल पुलिस डिपार्टमेंट में, बॉम्बे पुलिस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर देते हैं। मुझे 3-4 मिनट का वेट कराया, उसके बाद मेरी कॉल पैच हो गई। मुझे थोड़ा अजीब तो लगा कि कैसे कॉल सेंटर के हॉट डायल पर पुलिस कंट्रोल रूम का एक्सेस है। और फिर मेरी एक किसी ऑफिसर से बात हुई जो काफी शांति से, कामली मेरे से बात करी, इनफैक्ट इंग्लिश में बात करी काफी मेरे से। उनका कुछ उन्होंने नाम बताया था, नीरज गुप्ता बनर्जी करके। उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी, मैंने उनको सारी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे मेरे को फोन आया है और मेरा आधार आईडी अटैच हो गया किसी गलत पार्सल के साथ। तो वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अब ऐसा करते हैं कि आप बॉम्बे आ जाइए, या फिर आप एक तरीका है, अगर आप बॉम्बे नहीं आ सकते तो हम आपकी स्टेटमेंट हम व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब उनके आपको मतलब रोकूंगा मैं यहाँ पे। अब देखिए, ऐसा ये तो सपनों का रिड्रेसल सिस्टम हो गया कि एक आदमी आपको कॉल कर रहा है, वही आपको कॉल सेंटर में भी बात करा रहा है, फिर वही आदमी आपको पुलिस से भी बात करा रहा है, और पुलिस वाला भी आपसे बिल्कुल पोलाइटली बात करके कह रहा है कि नहीं नहीं आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, हम तो व्हाट्सएप में ही आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर देंगे। तो ये तो एक सपने जैसा है अगर ऐसा इकोसिस्टम वाकई में बन पाता। लेकिन एक चीज जहां पर आपको समझना है, देखिए इन्होंने मुंबई पुलिस का हवाला दिया और अपना नाम बताया, नीरज गुप्ता बनर्जी। तो महाराष्ट्र में नीरज गुप्ता बनर्जी नाम के शख्स रह सकते हैं या नहीं, देखिए रहने के लिए तो कोई भी रह सकता है, लेकिन प्रथम दृष्टया यहां पर शक होना चाहिए। ये हम आपको थोड़ा थोड़ा बीच बीच में हिंट भी दे रहे हैं कि किस तरह से फ्रॉड से बचना है। ये एक ऐसा इश्यू है जहां पर आप हर परत को अगर समझेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। जो गीतिका के साथ, गीतिका कंप्लीट कीजिए। फिर आपने कैसे पता लगाया, आपको हिंट कब मिली कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ है और मैं गलत लोगों से बात कर रही हूं? तो जैसे पहले 10-15 मिनट तो ये मतलब ये कॉल सिर्फ एक पार्सल को लेके चल रही थी, फिर अचानक से ये कॉल इतना मतलब उसने रूप ही चेंज कर लिया बिल्कुल। अब वो मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला ट्रांजैक्शन पे बात पहुंच गई थी। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ऐसा करते हैं, हम आपका आधार कार्ड चेक करते हैं कि आधार नंबर कहीं और मिसयूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद उन्होंने पता नहीं, उन्होंने अपने किसी कुलीग से बोला होगा कि वायरलेस पे कि अच्छा आप चेक करो ये नंबर, ये आधार नंबर है, आप चेक करिए अगर ये कहीं और किसी और जगह पे यूज हो रहा है नहीं हो रहा है। तब पुलिस, जो उनका अच्छा वो जो तथाकथित पुलिस वाला था, सॉरी गीतिका मैं आपको बीच बीच पे इसलिए रोक रहा हूं ताकि मैं लोगों को और डीपली बता पाऊं। वो जो कथित पुलिस वाला था, उसने बाकायदा ये दिखाने की कोशिश की कि वो किसी वायरलेस से अपनी टीम से बात कर रहा है ताकि पूरा का पूरा सीन जो है वो रियल लगे। तो वायरलेस पर जब बात हुई, क्या हुआ फिर गीतिका? तो उन्होंने फिर उसने जो दूसरा ऑफिसर जो था वायरलेस पे, उसने ये बताया कि इनका आधार कार्ड तो बहुत जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, काफी 3 एसबीआई में अकाउंट खुले हुए हैं, 2 यस बैंक में है, एक शायद सिटी बैंक का नाम भी लिया था उन्होंने। तो 3-4 बैंक्स में आपके अकाउंट खुले हुए हैं, करोड़ों रुपए की आपकी हवाला ट्रांजैक्शंस हो रही हैं आपके आधार कार्ड पे। तो मैं तो घबरा गई क्योंकि मुझे इतना, मैंने कहा मेरा कोई लेना देना ही नहीं है इतना इन सब चीजों से। मैंने पार्सल भेजा, ना मैंने कोई हवाला ट्रांजैक्शंस कराई हैं। तो पुलिस वाले ने पूछना शुरू किया कि क्या आपको लगता है कि आपके अकाउंट में कोई इलीगल पैसा आया, आपके पास कितने अकाउंट
अकाउंट है उनमें लगभग कितना बैलेंस है, वो मैंने गलती करी, मैंने बता दिया। बट मैंने उन्हें कोई डिटेल्स एज सच कोई नहीं दी कि मैंने कोई बैंक अकाउंट डिटेल्स दी हूँ अपनी। बट उसने फिर वही पूछना शुरू करा कि आपके पास कितना मतलब आपके पास कोई इलीगल पैसा आया या कहीं से आया है। तो मतलब अब वो रोप ही मतलब वो जो कॉल थी वो पार्सल के बारे में थी ही नहीं, अब वो कुछ हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बन गई थी। तब मुझे थोड़ा सा डर लगा कि हो भी सकता है कि आधार कार्ड एक ऐसा डेटा है कि जो बहुत इजीली अवेलेबल भी है, अगर कोशिश करे आदमी तो मिसयूज हो सकता है, इसलिए मैं थोड़ा घबरा गई उस समय। बट उसके बाद उन्होंने फिर कहा कि अच्छा एक तरीका है इससे बाहर निकलने का, हम 20-30 मिनट में इसको निपटा देंगे बिल्कुल। उसने किसी एक बंदे का नाम मतलब एक आदमी का नाम लिया, बॉम्बे से कोई गेरोल्ड करके आदमी था। उन्होंने कहा आप इस बंदे को जानते हो या नहीं जानते हो? तो मैंने कहा नहीं मेरे को तो पता ही नहीं है, मैं तो पहली बार इनका फोटो, उसने मुझे बकायदा फोटो भेजी अपने उस बंदे की, उसने एक आर्टिकल का लिंक भी मतलब स्नैपशॉट भी भेजा मेरे को। बोला कि आपको पता है आप जानते हो इस आदमी को? मैंने कहा नहीं मैं इस आदमी को बिल्कुल नहीं जानती हूँ। अच्छा तो हो सकता है हम इस आदमी को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, वो ऑलरेडी अरेस्ट हो चुका है, हो सकता है कि आपका भी आधार कार्ड इसी मनी लॉन्ड्रिंग केस और उन्होंने उसकी गिरफ्तारी की कुछ तस्वीरें भी शेयर करी जो 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 ऐसा लग रहा था कि ये सही है, कुछ अखबार की कटिंग पूरा ये आपको झांसे में लेने के लिए। हाँ जी, उन्होंने मतलब जस्ट टू एस्टैब्लिश कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, ये ऑलरेडी मीडिया में छप चुका है। उसमें मुझे एक एसबीआई पासबुक का फोटो भी था, उसमें एक उस आदमी की फोटो भी थी और एक आर्टिकल का भी क्लिपिंग था कि देखिए कि ये ऑलरेडी हम इसको पकड़ चुके हैं, तो ये एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है। एब्सोल्युटली। तो देखिए आप किस तरह से पूरी की पूरी रिसर्च के साथ ये लोग आए थे और साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे गीतिका को। गीतिका जागरूक थी, उनके ट्रैप में नहीं फंसी, लेकिन कोई भी आसानी से इन लोगों के ट्रैप में फंस सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि सतर्कता बरतना बहुत आवश्यक है। और अब ये सिर्फ आपका नंबर और ईमेल लेकर ही आपके साथ धोखाधड़ी नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये इस तरह के साइकोलॉजिकल हथकंडे अपनाकर एकदम रियल सिचुएशन बनाकर और आपको पैनिक में डालकर, देखिए हवाला का नाम लिया इन लोगों ने इलीगल पैसे का नाम लिया, इन लोगों ने वीड का नाम लिया जिसको सुनकर आजकल हर कोई डर जाता है, नार्कोटिक्स, इस तरह की चीजें ये लोग आपके साथ एक सीन बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आप घबरा जाएं और घबरा कर एक ऐसा आर्टिफिशियल सीन बनाते हैं कि आप एक्चुअल में फंस गए हैं और फिर उस मकड़जाल से निकलवाने के लिए ये आपसे पैसे की डिमांड करते हैं। कितने पैसे मांगे गीतिका इन्होंने? मुझसे 95,499 एग्जैक्टली यही अमाउंट मांगा कि कहते कि आप, उन्होंने मुझे एक एक्नॉलेजमेंट डॉक्यूमेंट भेजा जिसमें लिखा था कि आपको अपने अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा जिससे कि पुलिस इन्वेस्टिगेट कर सके कि ये पैसा लीगल है या इलीगल है। तो उन्होंने बोला कि और ये हम आपको आधे घंटे में वापस रिफंड कर देंगे। जैसे कई बार ये होता है कि आप कहीं पे क्रेडिट कार्ड रजिस्टर करते हैं तो वो ₹1 का वेरिफिकेशन चार्ज काटते हैं, राइट? तो वैसा सा इन्होंने कुछ मुझे बोला कि बस वैसा ही होगा, आप दिया आपने कि नहीं? कि आप ट्रांसफर कर देना, पैसा ट्रांसफर कर देना और रिमार्क्स में आप मुंबई फाइनेंस डिपार्टमेंट लिख देना सो दैट आपके बैंक को भी पता चल जाए कि आपका खाता अंडर इन्वेस्टिगेशन है फॉर फाइनेंशियल क्राइम। तो आपने ये पैसा दिया उनको गीतिका? नहीं, बिल्कुल नहीं। तब मुझे लगा कि कुछ तो वाकई में गड़बड़ है। मेरी फैमिली मेरे साथ थी, उन्होंने बोला ये पैसे क्यों मांग रहे हैं? बिल्कुल केस क्लोज करने के लिए पैसे कौन मांगता है? हैट्स ऑफ टू यू गीतिका, आपने उनके झांसे में आप नहीं आए। अच्छी बात ये हुई कि आपने पूरा इस प्रक्रिया को पूरा ऑब्जर्व किया, एक जागरूक नागरिक की तरह आपने इसको ट्विटर पर डाला ताकि सब लोग सतर्क रहें। और हमने भी आपसे संपर्क किया एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते, ताकि गीतिका की कहानी एक नजीर बने उन लोगों के लिए जो पोटेंशियल शिकार हो सकते हैं इस तरह के जालसाजों का। तो ये पूरी कहानी याद रखिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए और किस तरह से आपको जाल में फंसाने के लिए किस स्तर तक जा सकते हैं जालसाज, इससे बड़ा एग्जाम्पल कोई हो नहीं सकता। थैंक यू सो मच गीतिका, एक बार फिर हम आपकी तारीफ करेंगे कि आपने एक जागरूक नागरिक की जिम्मेदारी निभाई। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। कश्मीर घाटी बर्फबारी से गुलजार हो गई है। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले गुलमर्ग की खूबसूरती आजकल देखते ही बन रही है। बर्फबारी के बाद यहां पहुंचने वाले सैलानियों के चेहरे खिल उठे।
जम्मू कश्मीर को यूं ही धरती का स्वर्ग नहीं कहते। यहाँ के पहाड़ और इन पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर किसी का भी ध्यान अपनी तरफ खींच सकते हैं। और मौका जब क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों का हो तो इन पहाड़ों की रौनक और बढ़ जाती है। कश्मीर को यूं भी लोग जन्नत कहते हैं और सच्ची में ये जन्नत ही जैसा महसूस होता है। आई एम सो हैप्पी। इतना बढ़िया नज़ारा मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा। गुलमर्ग में 10 साल के बाद हुई रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी ने सैलानियों के व्हाइट क्रिसमस के सपने को पूरा कर दिया। हम फर्स्ट टाइम स्नो देख रहे हैं और वो भी क्रिसमस पे, तो हमको बहुत मज़ा आ रहा है और क्रिसमस ऐसे एंजॉय करेंगे हमने सोचा भी नहीं था, बट बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे ये सीन देखने को मिलेगा और वो भी क्रिसमस के मौके पे। आई एम वेरी लकी विथ मेरी फैमिली भी साथ में, तो इससे अच्छा मौका मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता था। इस बर्फबारी से कश्मीर में पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों का भी बड़ा फायदा हुआ है। हम बहुत ही हैप्पी होते हैं क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, हमें टूरिस्ट के साथ ही रोजगार चलता है हमारा यहाँ पे, तो अभी हम खुश है। स्नोफॉल नया हो रहा है यहाँ पे। इस साल क्रिसमस और नए साल के लिए बड़ी संख्या में सैलानी पहुँच रहे हैं। विशेष रूप से गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग जैसे इन हिल स्टेशन पर लोगों को पैर रखने की भी जगह नहीं मिल रही है। मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश की चेतावनी दी है। अनुमान है कि फिर 26 से 28 दिसंबर तक बर्फबारी हो सकती है। दुनिया की सबसे लंबी यात्रा पर निकलने वाले रिवर क्रूज गंगा विलास को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये क्रूज 52 दिन में करीब 3200 किलोमीटर की दूरी तय कर डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। 5 स्टार सुविधा और आधुनिक तकनीक से भरा यह सफर कई मायनों में वैश्विक स्तर के मापदंडों पर खरा उतरता है। इस क्रूज के पहले सफर में 32 स्विस यात्री सवार हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस गंगा विलास क्रूज के जरिए पूर्वी भारत के अनेक पर्यटक स्थलों को फायदा मिलेगा। आज मेरी काशी से डिब्रूगढ़ के बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी जल यात्रा गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ हुआ है। इससे पूर्वी भारत के अनेक पर्यटक स्थल वर्ल्ड टूरिज्म मैप में और प्रमुखता से आने वाले हैं। और इस लग्जरी क्रूज की क्या खासियत है और अंदर से ये कैसा दिखता है, बता रही हैं हमारी संवाददाता शिवांगी ठाकुर। कमरे हैं वो खास हैं। 18 कमरे हैं, उनमें से एक कमरा इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये भीतर की तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देखिए। जब आप कमरे में दाखिल होंगे तो सबसे पहले यहाँ पर वॉशरूम बनाया गया है और वॉशरूम में हर एक सुख सुविधाएं, यहाँ पर जो एक 5 स्टार होटल में होती है वैसी ही सुख सुविधाएं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। चाहे आप देखिए शावर वाला जो इलाका है, उसके अलावा आप देख सकते हैं तस्वीरों में एक एक मार्बल, एक एक चीज़ बहुत ही सलीके से यहाँ पर बनाया गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप पानी में चल रहे किसी क्रूज पर हैं। ऐसा लगता है कि आप जमीन पर कोई 5 स्टार होटल है वहां पर है। जरा भीतर अब एंट्री करते हैं। जो मेहमान यहाँ पर आएंगे, हमने आपको बताया था कि कैसे यहाँ पर चप्पल या जूते अलाउ नहीं हैं, लेकिन जो गेस्ट यहाँ पर आएंगे देखिए इस तरह के जूट के ये स्लीपर्स यहाँ पर दिए गए हैं जो कि बहुत ख़ास है। और उसके बाद यहाँ मेहमानों के लिए अलग अलग तरह के आप देखिए जो पिलो हैं, ये पिलो कवर्स भी बहुत ख़ास है। कहीं बनारस की हम कहें तो झलक दिखती है, कपड़े बनारसी हैं, कहीं रेशम का काम दिखता है। और इसी के साथ साथ जो यहाँ पर गेस्ट आएंगे उनके लिए ये एक छोटा सा टीवी सेट और नीचे भी आप देखिए कि अगर कोई पढ़ना चाहे तो वो भी इलाका यहाँ पर है। साथ ही साथ रेस्ट करने के लिए भी और एक स्टडी टेबल भी। और इतना ही नहीं, आप तस्वीरों में देखिए कि अगर आप यहाँ पर बैठकर आराम करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ये नज़ारे देख पाएंगे। और सामने जो मुझे इस वक्त दिखाई दे रहा है वो गंगा नदी है। और इस वक्त देखिए क्रूज अब चल पड़ा है। एकदम
स्टेबल है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। और देखिए यहाँ पर जब गेस्ट आएंगे तो उनके लिए कबर्ड यहाँ पर दिया गया है और जो भी सुख सुविधाएं एक 5 स्टार होटल में होनी चाहिए वो सब कुछ यहाँ पर मौजूद हैं जो गेस्ट आएंगे उनके लिए। तो कुल मिलाकर यहाँ जैसा कि आप देखते हैं 5 स्टार होटल्स में होता है कि एक फायर इमरजेंसी प्लान भी होता है, रास्ते भी आपको दिखाए जाते हैं कि कहाँ कहाँ से निकलना है, सन डेक, अपर डेक, मेन डेक और लोअर डेक। और इस वक्त हमारी मौजूदगी यहाँ पर यानी कि इस मेन डेक पर है।